का स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। यूपी में जाति का समीकरण साधने का सीधा मतलब होता है कि जीत का सेहरा सजाना। बात करें ब्राह्मण वोटों की तो ये वोट जिस तरफ गए सियासी लड़ाई में उसकी जीत लगभग पक्की मानी जाती है। इसलिए एक बार फिर सभी दलों की नजरें उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण वोट बैंक पर गड़ी हैं। हालांकि वोट के लिए दिल जीतने की लड़ाई आसान नहीं है, बल्कि मुश्किल हो चली है, क्योंकि सभी बन रहे हैं दावेदार। इनमें बीजेपी भी है दावेदार, लेकिन बीजेपी में दिख रहा है जनेऊ संकट। सियासत का जनेऊ चुनावी रंग में रंगता जा रहा है पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा सूबा। सत्ता कब्जाने की कोशिश में हर कोई दल लगा हुआ है। आगामी चुनावों में जातिगत समीकरणों को साधने की कोशिश कर रहा है और इसी गणित को समझाना चाहता है हर कोई दल, समझना चाहता है हर कोई। इसी जाति में एक जाति आती है ब्राह्मण। अब सभी दलों की नजरें इस ब्राह्मण पर लगी हैं। दरअसल करीब 14% ब्राह्मण वोट की उलझन को सुलझाने के लिए कांग्रेस ने शीला दीक्षित के जरिए पंडित जी के दरवाजे तक दस्तक दी, तो सपा और बसपा भी इस प्यार का इजहार अब कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी में यह रिश्ता कुछ कमजोर दिखाई पड़ रहा है, यानी बीजेपी में दिख रहा है जनेऊ संकट। एक रिपोर्ट देखिए कैसे ब्राह्मण हर कोई करता दिख रहा है। सत्ता तो चाहिए ही किसी भी हालत में। उत्तर प्रदेश में हार और जीत का गुणागणित बनाने में जातियों की जमात अहम किरदार निभाती है। इसलिए तो सूबे के करीब 14% ब्राह्मणों को सत्ता का किंग मेकर माना जाता है और यही वजह है कि सूबे में 27 साल से सत्ता शून्य पर खड़ी कांग्रेस शीला दीक्षित के जरिए उस रिश्ते को जोड़ने की जद्दोजहद में लगी है जो ब्राह्मण पूर्व मुख्यमंत्री एनडी तिवारी के बाद लगभग टूट गया था। अब भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे है या नहीं है, समाजवादी पार्टी या बीएसपी या कांग्रेस, जैसा आपने कहा कि ब्राह्मण्स को ज्यादा तवज्जो दे रही है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से सभी धर्म के सभी समुदाय के नेता और कार्यकर्ता रहे हैं, आज भी है। उधर अखिलेश यादव के मंत्रिमंडल विस्तार में भी चुनावी चिंता, चुनावी चिंतन दिखाई दिया। मनोज कुमार पांडे, शिवाकांत ओझा की वापसी के साथ ही अभिषेक मिश्रा का प्रमोशन हुआ। अब सपा सरकार ने भी ब्राह्मणों की भागीदारी यूं तो नहीं बढ़ाई है। ब्राह्मण वोटों के संघर्ष में सपा ने भी खुद को दावेदारों में शामिल कर दिया है। भाजपा, बसपा और कांग्रेस जाति आधारित राजनीति करती है, जाति पे आधारित राजनीति। आप देख लीजिए, इनकी कोई सरकार देख लीजिए, संगठन देख लीजिए, तो ये जाति पर आधारित पूरी तरीके से राजनीति करते हैं। जहां तक समाजवादी पार्टी का सवाल है, समाजवादी पार्टी डॉक्टर लोहिया की पार्टी है, गांधी डॉक्टर अंबेडकर की पार्टी है। समाजवादी पार्टी जातिवाद से बहुत दूर रहती है। समाजवादी पार्टी सिर्फ दलितों, पिछड़ों, शोषितों, मुस्लिमों और जो अकलियत के लोग हैं और समाज के सब समाज के लोग जो उनकी राजनीति करती है। दरअसल 2007 में पूरे यूपी ने ब्राह्मण वोटों की उस ताकत को देखा था जब ब्राह्मण दलित गठजोड़ की बदौलत बहन जी ने पहली बार पूर्ण बहुमत वाली सरकार का स्वाद चखा था। और 2012 में ब्राह्मणों से दूरी ने बसपा को सत्ता से दूर कर दिया। लेकिन अब बहन जी ने सतीश मिश्रा और रामवीर उपाध्याय को बड़ी जिम्मेदारी देकर अपने इरादे दिखा दिए हैं। बसपा की हर रैली में नारा लगता है, ब्राह्मण शंख बजाएगा और हाथी लखनऊ जाएगा। हालांकि इस बार पूरा चुनावी गणित उल्टा नजर आ रहा है, क्योंकि करीब 90 के बाद से ब्राह्मणों की नंबरदार रही बीजेपी भी इस बार बैकफुट पर दिखाई दे रही है और बीजेपी और ब्राह्मणों का रिश्ता भी कमजोर नजर आ रहा है। लोगों की मानसिकता में केवल जाति ही छिपी है, इसलिए वो लोग ऐसा काम करते हैं। और वैसे भी ये सारी क्षेत्रीय पार्टियां अपना अपना सूची उठा के देख लें कि किस दल में कितने ज्यादा संख्या में किन किन जातियों का समावेश है। पूरा भारतीय जनता पार्टी समस्त जातियों का एक मिला जुला
पार्टी है और सब पार्टियों का यहाँ पे सम्मान होता है, सारी पार्टियों की, सारे जातियों की भागीदारी है, सारी जातियों से हम लोगों को पूरा समर्थन मिलता है। उसका नतीजा केंद्र की सरकार है। केंद्र की सरकार जिस तरह से बनी है, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतेगी और अपनी सरकार बनाएगी। बहरहाल एक जाति समुदाय का एक साथ किसी दल से जुड़ने का मतलब है सत्ता की चाबी को हासिल करना, और यही वजह है कि जजमान सरीके हो गए हैं राजनीतिक दल और जनेऊ वालों के लिए जज्बम कर जोर मार रहे हैं। लेकिन सियासत का ये जनेऊ किसके भाग्य को बदलेगा, ये अभी भविष्य के गर्भ में है। हालांकि एक सवाल तो है, टकटकी लगाए जो देख रहा है कि ब्राह्मण किसका बेड़ा पार लगाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ साजिद अली, के न्यूज। तो दलित ब्राह्मण दलित गठजोड़ बीएसपी ने 2007 में अपनाया तो सत्ता मिली, पूर्ण बहुमत की सरकार बहन जी ने बनाई, मायावती ने बनाई और ब्राह्मण के वोट की इंपॉर्टेंस मालूम पड़ गई। इसी का नतीजा था कि 2009 में लोकसभा चुनाव में भी मायावती प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रही थी, ब्राह्मण उसके साथ होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, छिटक गया ब्राह्मण। 2012 में समाजवादी पार्टी ने अपने पाले में करने की कोशिश की और लगभग ब्राह्मण समाजवादियों के साथ जुड़े तो सरकार बन गई। अब 2017 है और ऐसे में ब्राह्मणों को फिर से लुभाने की कोशिश हो रही है। हमारे प्रधान संपादक अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमिताभ सर, आपके नजरिए से ब्राह्मण कर रहा है हर कोई, कांग्रेस शीला दीक्षित को लेकर बसपा भी कर रही है, समाजवादी पार्टी का यहां सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार हुआ, ब्राह्मण चेहरे दिखाई दिए, लेकिन बीजेपी तो अभी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। ब्राह्मणों के प्रति एक राजनीतिक मोहब्बत इस दौर में थोड़ी ज्यादा दिख रही है। खासतौर पर शीला दीक्षित जब कांग्रेस की चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट हुई तो इस बात ने और ज्यादा एक ठोस शक्ल अख्तियार की कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में ब्राह्मण का आएगा। उसके बाद मायावती जी ने सतीश चंद्र मिश्रा, रामवीर उपाध्याय, नकुल दुबे, ये जो उनकी ब्राह्मण ब्रिगेड है, इसको आगे किया। सतीश जी के नेतृत्व में उन्होंने कहा कि भाई प्रदेश भर में रैली होगी, ब्राह्मण भाईचारा सम्मेलन होगा। उसके बाद इस बात पर और ज्यादा मुहर लगी कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में ब्राह्मण कार्ड खेला जा रहा है। इसके बाद तीसरा चरण आया जब इन दोनों के ब्राह्मण कार्ड से सतर्क होकर मुलायम सिंह जी ने जो कैबिनेट का उनका विस्तार हुआ, अखिलेश जी का आठवां विस्तार कैबिनेट का, उसमें उन्होंने ब्राह्मणों को विशेष महत्व दिया। मनोज पांडे को वापस लाए, अभिषेक को प्रमोट किया, तो एक मैसेज गया कि भाई ये भी उसी रास्ते। तो स्वाभाविक सवाल उठता है कि बीजेपी किस रास्ते? बीजेपी के पास यूं तो प्रदेश में ब्राह्मण चेहरे हैं। कलराज मिश्रा केंद्र में मंत्री है, महेश शर्मा केंद्र में मंत्री है, बात ठीक है, बीजेपी ये कह सकती है। लेकिन उत्तर प्रदेश में चूंकि अभी उसने अपने प्रदेश अध्यक्ष के रूप में जो काम कर रहे थे लक्ष्मीकांत वाजपेयी, उनको हटाया, तो माना गया कि शायद ब्राह्मण बीजेपी से थोड़ा खफा है। तो जब ये बात समझ आई बाकी दलों को कि ब्राह्मण बीजेपी से खफा भी हो सकता है, चूंकि अब वाजपेयी, अटल जी सक्रिय नहीं है, मुरली मनोहर जोशी नेपथ्य में है, तब शायद कांग्रेस, बीएसपी और एसपी को लगा कि अभी जो ब्राह्मण चंक है, बड़ा वोट बैंक जो है उत्तर प्रदेश में, बड़ी संख्या वाली जो जाति है, और ब्राह्मण केवल संख्या से नहीं देखी जा रही है जी, ब्राह्मण वोट के साथ एक अलग खूबी भी है। राजनेता सहमत होंगे मेरी इस बात से कि ब्राह्मण इन्फ्लुएंस भी करता है वोट को। बिल्कुल, गांव में जाइए, कस्बों में जाइए, उसकी जो वोट प्रभावित करने की शक्ति है वो अन्य जातियों से थोड़ी ज्यादा है। इस नाते भी ब्राह्मण के पीछे राजनीतिक दलों में एक मोह जागता है चुनाव के दौरान। तो आज का परिदृश्य ये कि तीन दल सीधे सीधे ब्राह्मण वोट के लिए अपना बिसात सजा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी अभी कहीं थोड़ी दुविधा में मुझे नजर आती है।
जी, भारतीय जनता पार्टी दुविधा में है क्योंकि ब्राह्मण नैया पाल लगाने वाला मालूम पड़ रहा है। हमारे साथ और मेहमान भी जुड़ रहे हैं, उनसे भी आपका परिचय करा देते हैं। राकेश त्रिपाठी जी बीजेपी से जुड़ रहे हैं, सुरेंद्र राजपूत जी कांग्रेस से जुड़ रहे हैं, अरशद आबिद जी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अमिताभ अग्निहोत्री जी प्रधान संपादक पहले से ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बीजेपी कसम है, लगता है आप सभी को हम बता रहे हैं क्योंकि ब्राह्मण की राजनीति लगता है हो रही है। राकेश त्रिपाठी जी, सीधे तौर पर सवाल यह है कि समाजवादी पार्टी या बसपा या कांग्रेस तमाम लोग काम कर रहे हैं, एक्टिव हैं हर मोर्चे पर। यहां तक कि कांग्रेस ने मुख्यमंत्री पद शीला दीक्षित को बनाया, समाजवादी पार्टी भी तमाम मंत्रिमंडल में ऐसे मंत्रियों को शामिल कर दिया है, तमाम टिकटों का बंटवारा भी हो चुका है, बसपा भी उस ओर काम कर रही है। लेकिन बीजेपी की स्थिति त्रिपाठी साहब समझ में नहीं आ रही है, थोड़ा समझाने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं अमिताभ जी की इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि उत्तर की ब्राह्मण जो है वो ओपिनियन मेकर होता है, केवल वोटर नहीं होता है। ये बात बिल्कुल सही है कि बौद्धिक जितने भी क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में ब्राह्मणों का वर्चस्व रहा है और बौद्धिक क्षेत्र में वर्चस्व होने के नाते उसकी समाज में इस प्रकार की स्वीकार्यता रहती है कि वो जो बात कह रहा है उस बात पर 2-4-6 लोग असर करने वाले जरूर होते हैं। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण राजनीति को यदि देखा जाए तो मुझे लगता है कि पहली बार, अमिताभ जी भी इस बात से शायद सहमत होंगे कि कांग्रेस पार्टी कभी भी जाति की इस तरह से राजनीति नहीं करती थी, संप्रदाय की राजनीति जरूर करती थी, मुस्लिम कार्ड जरूर खेलती थी, अल्पसंख्यक तुष्टीकरण जरूर करती थी, लेकिन जिस तरह से शीला दीक्षित को आगे करके उन्होंने ब्राह्मण कार्ड खेला, उससे इस ब्राह्मण राजनीति के विमर्श की शुरुआत उत्तर प्रदेश में हुई है। समाजवादी पार्टी जिस तरह से पूरी तरह से ब्राह्मण विरोधी एक पार्टी मानी जाती, जिसमें उन्होंने शिवाकांत ओझा जी को, मनोज पांडे जी को, जिनको निष्कासित किया था मंत्रिमंडल से, उनको बर्खास्त मंत्रिमंडल से वापस लिया और अभिषेक मिश्रा जी को मंत्रिमंडल में एक बार उनका कद बढ़ा करके ये जरूर दिखाने की कोशिश की गई है कि हम ब्राह्मणों को सहेजने की कोशिश कर रहे हैं। और बहुजन समाज पार्टी में तो ब्राह्मण क्या किसी का कोई सम्मान नहीं है, एक ही कुर्सी लगती है, एक अहम द्वितीय नास्ति की स्थिति वहां होती है कि केवल बहन जी कुर्सी पर बैठेंगे, बाकी सब दरी पर बैठेंगे, बाकी सब जमीन पर। बीजेपी ऐसी स्थिति में बसपा यदि ये कहे कि हम ब्राह्मणों का सम्मान कर रहे हैं तो वो बिल्कुल तथ्यों से परी है। भारतीय जनता पार्टी कभी भी अलग अलग दलों के, अलग अलग जातियों के हिसाब से राजनीति कभी भी उसके चौसर सेट नहीं करते, उसके खाने सेट नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास बहुत घोषित तौर पर इस एजेंडे के साथ चल रही है और समाज में जो वंचित तबका है, जो शोषित तबका है, उस शोषित और वंचित तबके को समाज के मुख्य धारा में लेकर के आए। अंतिम व्यक्ति जो पंक्ति का है, उस अंतिम व्यक्ति के पंक्ति के अंतिम व्यक्ति का विकास हो, वो भी विकास की मुख्य धारा में शामिल हो, इसके लिए संकल्पित होकर राजनीति करती है। इसमें ब्राह्मण के लिए, क्षत्रिय के लिए, बनिया के लिए कोई अलग अलग से एक बड़ा ईमानदार सवाल मेरे जहन में है, एक बड़ा ईमानदार सवाल राकेश जी, एक बहुत ईमानदार और मासूम सवाल मेरे जहन में है। कोई पार्टी जो हिंदुस्तान में क्रियाशील हो, सक्रिय हो, मुझे बता दीजिए, जो सार्वजनिक रूप से यह स्वीकार करने का साहस रखे कि हां हम जाति की राजनीति भी करते हैं। कोई पार्टी नहीं मानती, जबकि यह सार्वकालिक झूठ है, यह भी सब जानते हैं। एक एक टिकट जात के आधार पर तय होता है, पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठता है, चाहे सुरेंद्र जी की पार्टी में, चाहे अरशद आबिद की पार्टी में, चाहे बहन जी की पार्टी में, चाहे राकेश जी की पार्टी में, तो यह देखा जाता कितने काछी, कितने कुर्मी, कितने धोबी, कितने धानु, कितने ब्राह्मण, कितने अहीर, कितने ठाकुर, कितने लाला, कितने मुसलमान। लेकिन कोई पार्टी मानती नहीं। हर पार्टी के प्रवक्ता से आप पूछो, नेता से पूछो, वो यही कहेगा हम जाति की राजनीति नहीं करते, पड़ोसी करता है। अमिताभ जी देखिए, एक तथ्य बिल्कुल घोषित तौर पर है कि समाजवादी पार्टी की जब सरकार आती है तो उनकी कार्य संस्कृति से पता चल जाता है कि वो किस जाति की राजनीति करते हैं। तमाम महत्वपूर्ण पदों पर जब यादवों की नियुक्ति हो जाए तो स्पष्ट हो जाता है कि समाजवादी पार्टी की सरकार है, और जब तमाम महत्वपूर्ण पदों पर जाटवों की नियुक्ति हो जाए तो समझ लीजिए कि ये बहुजन समाज पार्टी की सरकार है। आप इसको इस आधार पर, कार्य संस्कृति के आधार पर कभी तय नहीं कर सकते कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसी दल, किसी जाति विशेष का वर्चस्व होता हो, किसी जाति विशेष की सुनवाई होती हो। भारतीय जनता पार्टी वंचित शोषित तबके को मुख्य धारा में लाने के लिए और सबके साथ सबके विकास को लेकर के, और इस बात को मैं सबको से स्वीकार करूंगा अमिताभ जी
कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में जाति अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इसलिए चुनाव जीतने की जो रणनीति होती है, उस रणनीति में जाति का विशेष ध्यान जरूर रखा जाता है, उसका विचार विमर्श जरूर किया जाता है। एक ही जाति के सारे जिले में टिकट बढ़ जाए, ऐसा ना हो जाए। हमारी जो भी सूची हो, हमारे एवं संगठन में भी जातीयता का ध्यान जरूर रखा जाता है कि सभी सर्वस्पर्शी कार्य हो, सभी जातियों के लोग उसमें समावेशित हो, इसका प्रयास जरूर किया जाता है। लेकिन किसी जाति विशेष को केवल लुभाया जाए या किसी जाति विशेष के प्रति विद्वेष का भाव रखा जाए, भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार की राजनीति का कभी समर्थन नहीं करती है। ठीक है राकेश। सुरेंद्र जी भाई, आपने तो शीला दीक्षित को जब घोषित किया तो माना गया 2017 के चुनावी महासमर में ब्राह्मण राजनीति का उद्घाटन कर दिया कांग्रेस ने। सुरेंद्र जी, अमिताभ जी, हमारे विरोधी पक्ष के लोग ये नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? अमिताभ जी जैसे मनीषी अगर इस पर मीमांसा नहीं करेंगे तो क्या करेंगे वाली बात है। सच्चाई ये है कि श्रीमती शीला दीक्षित जी ब्राह्मण फेस, ब्राह्मण जाति में उनकी शादी हुई है, इसमें तो अपने आप में सच्चाई है। और जाति अपने आप में एक सच है, अमिताभ अग्निहोत्री की भी, सुरेंद्र राजपूत की भी, राकेश त्रिपाठी की भी और श्रीमती शीला दीक्षित की भी। तो इसमें तो ये सच है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि जाति सच है। लेकिन जातिवादी राजनीति के नाम पर श्रीमती शीला दीक्षित जी को हमने कहीं उनको घोषित किया है, तो उससे पहले आप जैसे विद्वान आदमी से मुझे नहीं ये उम्मीद है, क्योंकि आप तो दिल्ली में पिछले 20-25 सालों से है, आज अखबार से लेकर के और आज तक आपने शीला दीक्षित जी का कार्यकाल देखा है। शीला दीक्षित जी को कन्नौज से भी देखा है, आपके गृह जनपद की बगल से। शीला दीक्षित जी को आपने दिल्ली के मुख्यमंत्रित्व काल में भी देखा है, 15 साल लगातार, जो आज की डेट में एक पॉलिटिकल ट्रॉल के नाम के पास है वो मुख्यमंत्री पद, केजरीवाल जिसने पद की गरिमा भी गिरा दी है और काम धाम भी बिल्कुल खत्म कर दिया है। उसी पद पर श्रीमती शीला दीक्षित जी रहते हुए इस दिल्ली को बदल सकती हैं, तो किसी ब्राह्मण शीला दीक्षित जी के नाम पर नहीं बदला गया था, विकास परक शीला दीक्षित जी के नाम पर बदला गया था। 1 से लेकर के 150 पुल तक हो, मेट्रो हो, खेल गांव हो, कोई भी चीज हो दिल्ली की, आज की डेट में अगर उत्तर प्रदेश का कोई भी शख्स जब दिल्ली जाता है तो दिल्ली के विकास से चमत्कृत होकर के अपने आप को वापस आता है। इन सारी चीजों को लेते हुए, और उत्तर प्रदेश में हम 27 साल से सत्ता में नहीं है, तो उत्तर प्रदेश का कोई भी लीडर। सुरेंद्र जी, एक मासूम सवाल, राकेश जी एक मिनट, जो सवाल मैंने एक मासूम सवाल मैंने राकेश त्रिपाठी से पूछा, एक मासूम सवाल आपसे पूछता हूं, क्या कांग्रेस पार्टी के नेतागण डाउन द लाइन ये नहीं कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अंतिम ब्राह्मण मुख्यमंत्री हमने दिया नारायण दत्त तिवारी और अगला ब्राह्मण मुख्यमंत्री भी हम ही देंगे, बाकी किसी पार्टी ने ब्राह्मण मुख्यमंत्री नहीं बनाया? क्या कांग्रेस के लोग ये नहीं कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में? अगर ये ऐतिहासिक सच है तो इस सच को स्वीकारने में दिक्कत कहां है अमिताभ जी? आखिरी ब्राह्मण मुख्यमंत्री अगर ब्राह्मण जाति से मुख्यमंत्री थे तो श्री नारायण दत्त तिवारी थे। इसको स्वीकारने में कहां दिक्कत है? ये तो ऐतिहासिक सच है, ये तो आप भी स्वीकारते हैं, हम भी स्वीकारते हैं, और इसी के साथ ये भी स्वीकार कर तो रहे हैं वही कि ऐतिहासिक सच तो जाति की राजनीति को प्रोत्साहित कर रहा है मित्र। खत्म करने के लिए जातीय राजनीति में उतर गई है पूरी तरह से, इसके साथ इसकी स्वीकारोक्ति भी है। अमिताभ जी, मैं आपका प्रश्न नहीं समझ पाया, कि आप दोबारा बोल देंगे? राकेश जी की वजह सुन नहीं पाया। जी बिल्कुल, मैं कह रहा हूं कांग्रेस के लीडरान डाउन द लाइन जाके लगातार ये बोल रहे हैं उत्तर प्रदेश को कि हमने आपको आखिरी ब्राह्मण मुख्यमंत्री कांग्रेस ने दिया और अब अगला मुख्यमंत्री भी ब्राह्मण हम ही देंगे, बाकी किसी पार्टी ने, सपा बसपा भाजपा ने ब्राह्मण मुख्यमंत्री नहीं दिया, ये कांग्रेस बोल रही है ना। देखिए अमिताभ जी, आखिरी ब्राह्मण जाति का मुख्यमंत्री अगर उत्तर प्रदेश में कोई थे तो श्री नारायण दत्त तिवारी जी थे। ये तो अपने आप में सच है, ये कांग्रेसी भी बोलेंगे, ये आप भी बोलेंगे, पंकज रौतेला भी बोलेंगे, कौन नहीं बोलेगा इस सच को? ये तो ऐतिहासिक सच है। और इस सच को लेते हुए कहां से आप इस सच को डिनाई कर देंगे? इतिहास को डिनाई नहीं किया जा सकता। और हमारे जो आज की डेट में विकास का चेहरा श्रीमती शीला दीक्षित जी,
उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री पद की दावेदार कांग्रेस ने प्रस्तुत की हैं, तो उनके नाम के आगे अगर दीक्षित लिखा हुआ है तो वो ब्राह्मण जाति से हैं। लेकिन यहां पर हम आपको बहुत स्पष्ट रूप कर दें हम आपसे कि हमने जाति की राजनीति नहीं की है। सुरेंद्र जी, जब भाजपा ने लोकसभा चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी की जाति बताई थी, विकास किया। सुरेंद्र जी, जब भाजपा ने लोकसभा चुनाव के दौरान मोदी की जाति बताई थी तो कांग्रेस ने यह कह के आपत्ति दर्ज कराई थी कि यह जातिवाद की राजनीति हो रही है। मोदी की जात भी तो सच्चाई थी, मोदी को अपनी जात बताने का हक है भाई, क्या दिक्कत है? नरेंद्र मैं और रेस में थे अमिताभ जी, और मैं पूरी जिम्मेवारी से कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी ने अपनी जात बताने के साथ साथ यह कहा था कि मैं नीच जाति से हूं। ये इतना झूठ बोला था उन्होंने, इस पर आपत्ति जताई थी, इस पर आपत्ति जताई थी। मैं और आप उस बहस में थे अमिताभ जी। उन्होंने कहा था मैं नीच जाति से हूं। उन्होंने जिस तरीके से बात का और प्रियंका गांधी के बयान को जो सुरेंद्र भाई आप सेम पित्रोदा की जात बता देते हो उत्तर प्रदेश में, जबकि सेम पित्रोदा की जात आज तक कोई नहीं जानता था। आपने सेम पित्रोदा की जात बताई कि ये बढ़ई है, तो अगर पहली बार देश ने सेम पित्रोदा की जात जानी थी। ये जाति की राजनीति नहीं है क्या भाई? अमिताभ अग्निहोत्री के नाम के आगे अगर अग्निहोत्री लिखा है और सुरेंद्र के नाम के अगर राजपूत लिखा है, तो सैम पित्रोदा के नाम के आगे अगर उसकी जाति को किसी विशेष उसमें उद्घाटित किया जा रहा है तो उसमें दिक्कत क्या है? वो जाति की राजनीति की बात नहीं है, जाति के नाम की बात है। और हमको आप बता दें अमिताभ जी कि आज तक कांग्रेस ने कब जाति की राजनीति की। लेकिन हां, यह सच है कि अपने आप में जब चुनाव में टिकट का वितरण होता है तो सारे सामाजिक संरचनाओं को कहीं ना कहीं देखा जाता है। वो कांग्रेस भी देखती है, भाजपा भी देखती है और सारे दल देखते हैं, धार्मिक भी देखते हैं, जाति भी देखते हैं। लेकिन कांग्रेस ने कभी धर्म की राजनीति और जाति की राजनीति नहीं की है। आज तक अगर धर्म और जाति की राजनीति कांग्रेस ने की होती अमिताभ जी, तो 1991 के बाद मंडल और कमंडल की स्थिति में हम लोग सत्ता से दूर नहीं होते। जाति की राजनीति करने का सबसे आसान काम अगर कोई कर सकता था, कांग्रेस कर सकती थी। कांग्रेस ने सत्ता से दूर बात कर लिया, लेकिन जातिवादी कुचक्र में भाजपा ने अपनी बात कह दी, कांग्रेस ने अपनी बात कह दी, लेकिन आपके यहां तो माहौल और ज्यादा गड़बड़ है। आपके यहां तो सीधा आरोप लगता है, जैसा भी राकेश त्रिपाठी जी कह रहे थे कि भाई सपा अगर सारे पदों पर, महत्वपूर्ण पदों पर यादव दिखे तो बिना चश्मा लगाए जान लो कि सपा की सरकार आ गई। राकेश त्रिपाठी जी बोल रहे थे ये जाति की राजनीति अमिताभ जी समाजवादी पार्टी के उसमें है क्या, डीएनए में, ऐसा कह रहे हैं राकेश त्रिपाठी जी। जी अमिताभ जी, अब इनसे कहिए कि खामोशी के साथ हमारी बात सुने, चूंकि ये अपनी बात कह चुके हैं। जितना झूठ भाजपा और कांग्रेस बोलती है, उतना झूठ बोलने वाली कोई पॉलिटिकल पार्टी पूरी दुनिया में नहीं है। राकेश जी शायद या तो पढ़ते नहीं है या इनको चीजों का ज्ञान नहीं है। ये बताएं कि समाजवादी पार्टी की ये चौथी सरकार है, एक को छोड़कर सारे चीफ सेक्रेटरी किस जाति के थे? हालांकि समाजवादी पार्टी जाति, धर्म और संप्रदाय से बहुत दूर है, और ये पहली पार्टी हिंदुस्तान की जो जाति, धर्म और संप्रदाय की राजनीति नहीं करती, जो सिर्फ दीनहीन, गरीब, मजलूम, शोषित, दलित और पिछड़ों मजलूमों के लिए राजनीति करती है। ये हमारी सरकार का 4.5 साल पूरा हो चुका है। राकेश जी बताएं कि 4.5 साल में कौन सा यादव चीफ सेक्रेटरी बने? 8 डीजीपी बदल चुके हैं। एक डीजीपी जगमोहन यादव जी सिर्फ यादव थे। बताएं बीजेपी के लोग कि उत्तर प्रदेश में 8 जोन हैं जहां 8 आईजी बैठते हैं। बताइए यादव आईजी किस जोन में है? बताइए बीजेपी के लोग कि उत्तर प्रदेश में 18 कमिश्नर हैं। बताइए कौन कमिश्नर जो है, एक कमिश्नर यादव बिरादरी का है। 18 डीआईजी बैठते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। बताइए भाजपा के छूटे लोग कि कौन सा यादव जो है वो डीआईजी है। 43 डीओ में उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण एसपी हैं।
43 जिलों में ब्राह्मण जो है डीएम है। अरशद आबिद जो बीएस से ज्यादातर यादव है, बीएस से ज्यादातर यादव है, थानेदार ज्यादातर यादव है। मेरी भी सुन लो भैया, लेखपाल ज्यादा, तहसीलदार ज्यादातर यादव है, ये भी सुन लो। मेरी बात सुन लीजिए, पहले आप आइए शासन लेवल पर, पहले आइए शासन लेवल पर, फिर आइए डीजीपी लेवल पर, फिर आइए आईजी कमिश्नरी के लेवल पर, आप कांस्टेबल के लेवल पर मत जाइए। अगर कोई जाति की राजनीति करता है तो बीजेपी करती है, कांग्रेस करती है। समाजवादी पार्टी जाति धर्म की राजनीति नहीं करती, समाजवादी पार्टी सर्व समाज की राजनीति करती है। और मैं आपको बताऊं कि जितना अपमान बीजेपी की सरकार में ब्राह्मणों का हुआ है, कांग्रेस की सरकार में हुआ है, नहीं हुआ है, भाजपा के लोग बताएं कि इनकी इस वक्त हमारे देश में 12 स्टेट में सरकार है, इनके ब्राह्मण मुख्यमंत्री कितने हैं? एक का नाम बता दीजिए मुझे पूरे देश में जो ब्राह्मण मुख्यमंत्री हो। भाजपा के लोग बताएं मुझे, कर्नाटक में सत्ता में है, उत्तराखंड में सत्ता में है, हिमाचल प्रदेश में सत्ता में है, कौन ब्राह्मण मंत्री है? तीनों राजपूत एक बिरादरी के हैं। जितना शोषण ब्राह्मणों का हुआ भाजपा के अंदर, जबकि ब्राह्मणों ने ज्यादातर भाजपा का साथ दिया, हमेशा पहले कांग्रेस का साथ देते थे, फिर ब्राह्मणों का साथ देते थे। इन्होंने एक शरीफ और अच्छे अध्यक्ष को, वाजपेयी जी को इसलिए हटा दिया क्योंकि इन्हें एक आपराधिक प्रवृत्ति का गुंडा माफिया जो जेब कट है, चोर है, बदमाश माफिया है। अमिताभ जी छोटे से ब्रेक के लिए हमको रुकना पड़ रहा है। अरशद आबिद जी, एक मिनट रुकिए, एक बात बताता हूँ, अपने तीनों सहयोगियों का, अपने तीनों मित्रों के सामने एक चीज रखता हूँ। अरशद आबिद के साथ लिए खासतौर पर नोएडा में एक मैंने होर्डिंग देखा, सुरेंद्र राजपूत जी, नोएडा में मैंने एक होर्डिंग देखा, माननीय मुलायम सिंह यादव जी जिंदाबाद, माननीय रामगोपाल यादव जी जिंदाबाद, माननीय अखिलेश यादव जी जिंदाबाद, और आ रहे हैं धर्मेंद्र यादव जी, उनका खैर मकदम, और स्वागत करने वाले पप्पू यादव, बिल्लू यादव, कल्लू यादव। अब आप बताइए, इस होर्डिंग के बाद अगर अरशद आबिद कहे सर्व समाज की बात तो कैसे चलेगी? सुरेंद्र राजपूत जी, अमिताभ जी कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ताओं की भावना का सम्मान कीजिए, लेकिन आप मेरी बात को जवाब दीजिए। पूछे भाजपा के लोगों से अरशद आबिद जी क्यों नहीं इस बात का जवाब। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। सियासत का जनेऊ, और इस जनेऊ को लेकर अब हर कोई राजनीतिक पार्टी दम भर रही है, काम कर रही है, ब्राह्मणों को लुभाने की कोशिश कर रही है उत्तर प्रदेश में। और इसी पर आज हम बात कर रहे हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। राकेश त्रिपाठी जी बीजेपी से, सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस से हैं, अरशद आबिद जी समाजवादी पार्टी से हैं, अमिताभ सर हमारे प्रधान संपादक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, ब्रेक से पहले अमिताभ जी ने एक सवाल किया था, होल्डिंग्स में बड़े बड़े नाम होते हैं, उनका स्वागत हो रहा होता है, लेकिन नीचे टैगलाइन या छोटे छोटे जो फोटो लगे रहते हैं, जिन्होंने होर्डिंग लगाया रहता है, उसको लेकर जवाब आपका। देखिए पंकज भाई, अमिताभ जी सब जानते हैं कि कौन सी पार्टी जाति की राजनीति करती है और कौन सी पार्टी धर्म की राजनीति करती है। 1991 के बाद अमिताभ जी जैसे मनीषी के सामने बोलना अपने आप में कहीं ना कहीं बहुत हिम्मत का काम रहता है। लेकिन हम इनको कुछ याद दिला दें, 1991 के बाद में जब से मंडल और कमंडल की राजनीति हुई है, उस मंडल और कमंडल की राजनीति में 2 क्षेत्रीय दलों का प्रादुर्भाव हुआ और एक राष्ट्रीय दल का प्रादुर्भाव हुआ। क्षेत्रीय दलों में समाजवादी पार्टी, जिन्होंने कमंडल की जगह पर मंडल से काम लिया, और क्षेत्रीय दलों में बहुजन समाज पार्टी, जिसने मंडल से काम लिया। और कमंडल से काम जो है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने लिया। मुझे कहने में कोई आपत्ति नहीं है। और आज की डेट में अगर इन लोगों ने पिछले 27 सालों में इन जातियों का या धर्म का कोई लाभ किया होता तो मैं तब भी मान लेता कि हाँ साहब, इन 27 सालों में उत्तर प्रदेश बेहाल नहीं है। इन 27 सालों में इन्होंने जाति के नाम पर पूरी जातियों को कहीं ना कहीं पुनर्स्थापित कर दिया है, पूरी जातियों को नौकरियां दिला दी हैं, पूरी जातियों से बेरोजगारी खत्म कर दी है, पूरी जातियों से इन्होंने सारे के सारी परेशानियां खत्म कर दी हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने पूरे के पूरे हिंदू धर्म में राम राज्य ला दिया है और पूरे हिंदू धर्म को कहीं ना कहीं इन्होंने इतनी अच्छी जगह पहुंचा दिया है कि आज की डेट में सब लोग वाह वाह कर रहे हैं। लेकिन हुआ इसके तुरंत उलट। इन जातियों के नेता और इन पार्टियों के नेताओं के तो घर भर गए।
चाहे वो मुलायम सिंह जी के घर भर गए हों, चाहे वो मायावती जी के हो गए हों, चाहे इनके यहाँ कल्याण सिंह जी से लेके राजनाथ सिंह जी के लेके किसी के भी हो, सब लोग सबके सब परिवार स्थापित हो गए, सबके सब नेता स्थापित हो गए, सबके सब लोगों ने धनाढ्य अकूत संपत्ति बना ली और सबके सब लोगों ने अपने अपने लोगों को सेट कर लिया, लेकिन जातियां वहीं की वहीं रही। इस बात से अमिताभ जी भी सहमत होंगे और ऑफ द रिकॉर्ड मेरे सारे मित्र यहां पर सहमत होंगे, और धर्म के नाम पर जिन लोगों ने किया वो भी आपके सामने होगा। तो आज की डेट में समाजवादी पार्टी की जिस तरीके से होर्डिंग लगती है, उसमें सुरेंद्र राजपूत जी ने जो बात कही उसमें मुझे थोड़ी सच्चाई नजर आती है। 90 के दौर में जब जाति और धर्म की राजनीति सबसे प्रचंड वेग के साथ उत्तर प्रदेश में आई, उस वक्त कांग्रेस का नुकसान ही इसलिए हो गया कि न वो जात को साध पाई न वो मजहब को साध पाई। राकेश त्रिपाठी जी, मैं अमिताभ जी, मैंने सबसे पहले ही इसको स्वीकार किया कि कांग्रेस पार्टी जाति की राजनीति नहीं करती थी, लेकिन यह भी साथ साथ सत्य है कि कांग्रेस पार्टी हमेशा अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की राजनीति करती रही। पहली बार इनको महसूस हुआ कि हम 27 साल से बेहाल है लगातार, तो 27 साल से कांग्रेस की बेहाली दूर करने के लिए हमको भी अब जातिवादी राजनीति का चोला पहनना पड़ेगा। और इसी नाते बार बार पंडित उमाकांत दीक्षित जी का नाम लेते हुए इन्होंने शीला दीक्षित जी का उमाशंकर दीक्षित जी, नाम तो सही कर लीजिए भाई राकेश जी, देश के गृह मंत्री रहे हैं और नहीं देश के गृह मंत्री रहे हैं, आगे अपने कहीं ना कहीं संग्राम सेनानी रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नहीं, कम से कम इतिहास में नाम तो सही ले ले। स्वतंत्रता जरा बताएं दीनदयाल उपाध्याय जी का क्या रोल है राजनीति में, क्या बात करते हैं। और पंडित उमाशंकर दीक्षित जी का नाम पूरा नहीं, ये अद्भुत रूप से भारतीय जनता पार्टी राजपूत जी, अरशद आबिद साहब, जरा सुन लीजिए। ठीक है राजपूत जी सुन लिया, त्रिपाठी जी ने सुन लिया है। उमाशंकर दीक्षित का नाम गलत लेगी भाजपा, एक एक मित्र बोलेगा तो सब सुन पाएंगे। हमारे दर्शक इस बात की शिकायत करते हैं कि सुनने में नहीं आता, सब लोग बोलने लगते हैं आपके यहाँ। राकेश एक बोले भाई, राकेश त्रिपाठी जी प्लीज। उमाशंकर दीक्षित जी का नाम गलत लिया जा रहा है, तेजी से जो चीख करके ये भारतीय जनता पार्टी का विद्रूप रूप है। भारतीय जनता पार्टी हताश और निराश हो चुकी है। राकेश त्रिपाठी जी प्लीज कंटिन्यू कीजिए। देखिए, कांग्रेस की हताशा तो इससे समझ में आ जाती है कि जब उसने अपने राजनीति के ट्रेंड को परिवर्तन किया और कैसे जातिगत राजनीति में स्वयं उतर गई, कि उसको यह एहसास हो गया पूरी तरह से कि उत्तर प्रदेश का समर जीतने के लिए जाति का चोला पहनने के अलावा अब कोई रास्ता नहीं बचा है। ऐसी स्थिति में वो पंडित शब्द का जोर से उच्चारण करके शीला दीक्षित जी को दिल्ली से लेकर के चले आए। जब राजनीति में उनके संन्यास की उम्र तय होनी चाहिए थी, तब उनको मुख्यमंत्री का चेहरा, और वास्तविकता में इसमें इनका प्रयास केवल इतना है कि भारतीय जनता पार्टी के वोट कैसे काटे जा सके और कैसे भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने से रोका जा सके। अरे भाई, कलराज मिश्रा जी के ऊपर बता दीजिए ना, 2019 की तैयारी कर रहे हैं। कलराज मिश्रा जी के ऊपर बता दीजिए। राकेश जी, नेहरू के समय से लेके और इंदिरा गांधी के समय तक कांग्रेस मोटे तौर पर ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम इस त्रिमूर्ति के आधार पर चुनाव जीतती थी। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण छितर-बितर हो गया, दलित बहनची ले गई और मुसलमान चला गया मुलायम सिंह यादव के पीछे, तो कांग्रेस तो वैसे दिवालिया हो गई थी। राकेश त्रिपाठी जी, तुम इस बात से अमिताभ जी, ये सही है कि कांग्रेस इस प्रकार के समीकरण पर पहले राजनीति करती रही है, लेकिन अब कांग्रेस लुटी पिटी स्थिति में 27 साल में बेहाल होने के बाद आज जातिवादी राजनीति पर पूरी तरह से उतर आई है। और इसको आज सुरेंद्र राजपूत जी स्टूडियो में बैठकर स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ, हमने नारायण दत्त तिवारी को अगर मुख्यमंत्री बनाया तो उनके ब्राह्मण होने का बार बार जिक्र करना, ये शुद्ध रूप से जातीय राजनीति में शामिल होने की स्वीकारोक्ति है। और इस स्वीकारोक्ति के साथ कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया है कि 27 साल की अपनी बेहाली दूर करने के लिए वो हर तरह के जाति के हथकंडे अपनाने को तैयार है। सुरेंद्र राजपूत जी,
देखिए पंडित राकेश त्रिपाठी जी जो कि अच्छा अरशद, एक सेकंड अरशद आबिद, अब आप कांग्रेस का स्वागत करते हो कि नहीं, ये भी आपके अखाड़े में आ गए जातिवादी राजनीति के? तो मैं अरशद आबिद, राकेश त्रिपाठी भी कांग्रेस का स्वागत तो करो, ये भी आपके अखाड़े में आ गए जातिवादी अखाड़े में। अमिताभ जी पहले आप इनसे मेरे सवालों का जवाब दे लीजिए। इन्होंने आरोप लगाया एक जाति का जवाब दे लीजिए इनसे। कहाँ है वो कमिश्नर, कहाँ है वो आईजी, कहाँ है वो कहाँ है डीजीपी, कहाँ है चीफ सेक्रेटरी? लगता है ये झूठ बोलते हैं, माफी मांगनी चाहिए। इनसे पूछ लीजिए कि ब्राह्मणों का वोट लेते हैं और एक भी ब्राह्मण को हिंदुस्तान में मुख्यमंत्री नहीं बनाते हैं। कांग्रेस के लोग भी, भाजपा के लोग भी, इनकी सरकारें गिन दीजिए, एक भी ब्राह्मण मुख्यमंत्री नहीं है। समाजवादी पार्टी ने हमेशा ब्राह्मणों का, राजपूतों का, सबका सम्मान करती है, दलितों का, पीड़ितों का, लेकिन जाति और धर्म की राजनीति नहीं करती, सर समाज की राजनीति करती है, समाजवाद की राजनीति करती है। हमारा मकसद जो है समाजवाद तो चला गया, आज डॉक्टर लोहिया की कहीं आत्मा नहीं है, तो जार जार कर रहे हैं कांग्रेस के करप्शन में डीएनए है, ज्यादा परिवर्तित हो गया है। अमर सिंह जी जिसको मुलायम बात बताते हैं। जी रोकिए इनको रोकिए, ये पहले देश को गलत दिशा में ले गए और की टीवी की डिबेट में दिशा में ले जा रहे हैं। एक बात याद आ गई अरशद आबिद से, मुझे एक बात याद आ गई अरशद आबिद, एक मिनट रुकिए भाई, एक बड़ी अच्छी बात आई, राकेश रुको एक मिनट, बड़ी अच्छी बात याद आई। सुरेंद्र जी, राम मनोहर लोहिया से पूछा किसी ने कि लोहिया जी आपने परिवार नहीं बसाया, अपने परिवार, अपने नातेदारों को भी नहीं लाया पार्टी में, तो लोहिया ने बड़ा प्यारा उत्तर दिया। लोहिया ने कहा मेरे कार्यकर्ता ही मेरा परिवार है। और आज क्या है समाजवादी पार्टी में, ये तो अरशद आबिद खुद जानते हैं, मुझे बोलने की जरूरत है क्या? सुरेंद्र जी, ताकत के इशारे पर काम करती है भाजपा, जनसंघ, वीएचपी, बजरंग दल। आखिर आप देश से मोहब्बत क्यों नहीं करते? अब आपसे सहमत हूं, आप देश को टुकड़ों में क्यों बांटना चाहते हैं? लेकिन अरशद आबिद साहब शायद क्या नाम, मैं सवाल नहीं सुन पा रहा हूं आपका। अरशद आबिद, अमिताभ जी जवाब लीजिए आप इनसे, ये बताएं कांग्रेस और भाजपा के लोग एक मुख्यमंत्री का नाम बताएं जो ब्राह्मण है। ब्राह्मण करते हैं, जाति पर आधारित राजनीति करते हैं, और एक ब्राह्मण मुख्यमंत्री 12 स्टेट में बीजेपी। अच्छा वो ये पूछ रहे हैं सुरेंद्र राजपूत, राकेश त्रिपाठी, अरशद आबिद ये पूछ रहे हैं एक ब्राह्मण का नाम बताओ जो मुख्यमंत्री हो आपके शासित राज्यों में आपकी पार्टी के द्वारा, ये बताओ, पूछे इनसे। अरशद आबिद ये पहली बार इतने दिनों में अच्छा सवाल लाए ढूंढ के भाई, ये सवाल तो मजेदार है। पूछे इनसे, जवाब दीजिए इनसे, ये जवाब नहीं दे पाएंगे, इनके पास जवाब नहीं है। जवाब दूं क्या? जी इन्होंने रुको तो तब तो जवाब देंगे। सुरेंद्र राजपूत जी पहले आप, फिर राकेश जी। के लिए जी एक शरीफ ब्राह्मण को हटा दिया जो शरीफ व्यक्ति थे। अरशद आबिद जी अब सुन भी लीजिए जवाब। सुरेंद्र राजपूत जी प्लीज हमारे जवाब दीजिए जवाब। कहां जवाब है, कहां जवाब मिला आपको? अरशद आबिद जी आप सुनेंगे तो तभी तो जवाब देंगे ना, आप सुनिए तो जवाब देंगे यार। सुरेंद्र राजपूत जी प्लीज। अरे भाई आप रुकेंगे तब ना जवाब मिलेगा। जवाब दिलवाइए इनसे। देखिए तो जवाब दिलवाइए तो सही। अमिताभ जी अगर उत्तराखंड की बात करें, जहां जहां हमारी सरकारें हैं वहां देखिए आप, अगर आप उत्तराखंड की बात करते हैं तो इससे पहले विजय बहुगुणा जी, अरे आप वर्तमान की बात कीजिए सुरेंद्र जी। अगर आप दिल्ली की बात करते हैं, वर्तमान की बात कीजिए। इससे पहले आप असम की वर्तमान की बात कीजिए। भाजपा कांग्रेस हमारे जो मुख्यमंत्री गोगोई थे। आप एक मिनट अरशद जी 2 मिनट धैर्य रखिए। इस तरीके से अगर आप बहस करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है ना आपकी आवाज जा पाएगी ना हमारी, और जनता सच में हमारे और आपके ऊपर हंसेगी। नहीं बीच में नहीं बोलो भाई अरशद आबिद ना, बीच में मत बोलिए। हम लोग सभ्यता बना के रखें तो बेहतर रहेगा। मैं आपको बताऊं कि इससे पहले हरीश रावत जी से पहले विजय बहुगुणा जी, दिल्ली में श्रीमती शीला दीक्षित जी, और क्या नाम असम में श्री तरुण गोगोई साहब। अगर आप इस चीज को देखें और आज की डेट में जहां जहां हमारे पास सत्ता है उन जगहों पर आप अगर कर्नाटका में देखें तो सिद्धरमैया जी पिछड़ी जाति से नहीं दलित जाति से आते हैं। अगर हम दलित, इससे पहले का अगर आप वहां पर हमारा केरल का मुख्यमंत्री देखें तो किस जाति के थे आप जरा पता करें। आज की डेट में जब हमारे पास क्या नाम देश में
पार्टी की सरकारी कम जगह पर है तो हम क्या कर सकते हैं। दूसरी बात, मैं समाजवादी पार्टी से यह पूछना चाह रहा हूं कि इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष तो यादव, इनका प्रदेश अध्यक्ष तो यादव, इनका मुख्य भाई, मैं राकेश जी से भी जवाब ले लूं, राकेश त्रिपाठी, बीजेपी रूल्ड कितने स्टेट्स में ब्राह्मण चीफ मिनिस्टर है राकेश त्रिपाठी? और कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के आदर्शों और सिद्धांतों पर चलने वाली पार्टी, जिन्होंने जौनपुर में अपने नाम के आगे चुनाव में पंडित लिखने से मना कर दिया था, ऐसी पार्टी को इस प्रकार के किसी सर्टिफिकेट बांटने की जरूरत नहीं है। हमें कतई ये बताने की जरूरत नहीं है कि हमने किन किन ब्राह्मणों को मुख्यमंत्री बनाया है या किन किन ब्राह्मणों को प्रधानमंत्री और मंत्री बनाया है, हमें बताने की कतई जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश और देश का ब्राह्मण जानता है कि विकास की इबारत, विकास की और मुद्दों की राजनीति यदि किसी ने की है तो भारतीय जनता पार्टी ने की है। और मैंने पहले ही बहस की शुरुआत में कहा कि ब्राह्मण वर्ग हमेशा से बौद्धिक वर्ग रहा है। बौद्धिक वर्ग विचार विमर्श करके वोट करता है और कभी भी एक तरफ गोलबंदी होकर के वोट नहीं देता है। इसलिए ब्राह्मणों के बारे में भारतीय जनता पार्टी को कोई सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। हाँ, जहां तक समाजवादी पार्टी के आज जो प्रतिनिधि बैठे हैं अरशद आबिद जी, भाषाई मर्यादा गिरा करके जिस तरह से उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष जी के खिलाफ हमारे शब्द प्रयोग किए हैं, अमिताभ जी आपसे निवेदन करूंगा कि डिबेट में इस प्रकार की भाषा करने से जरूर रोका जाए। इस प्रकार की अशोभनीय भाषा को टीवी डिबेट में, अरे भाई राकेश, मैंने अपराधी को अपराधी भाषा की मर्यादा रखिए अरशद आबिद साहब, भाषा की मेरे शो में भाषा की मर्यादा रखनी होगी। आप अगर गाली गलौज की भाषा का प्रयोग करेंगे तो मुझे मर्यादा से नीचे गिरना पड़ेगा। अमिताभ जी, मैंने अपराधी को अपराधी कहा है, मैंने किसी शरीफ राजनीति नहीं, ये ठीक नहीं। अरशद आबिद जी, भाषा वही बोलिए जो संभ्रांत है, जो सुसंस्कृत भाषा है। के सामना पड़ना पड़ेगा कोर्ट में इस बात के लिए। अरे भाई अरशद आबिद, बीजेपी वाले तो कहते हैं हमने तो अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री बनाया। भाषा की संयमता हमेशा रखनी चाहिए। अब क्या कहोगे? अमिताभ जी, पुरानी बातों को भूलिए और फिर उत्तर प्रदेश का इतिहास इन्हें बताइए कि कल्याण सिंह कौन थे, राजनाथ सिंह जी कौन थे, राम प्रकाश गुप्ता जी कौन थे। आप जवाब दे दीजिए। आप दिल्ली मदनलाल खुराना जी कौन थे, साहब सिंह वर्मा कौन थे। सैफई कुनबे के अतिरिक्त कोई दूसरा यादव नहीं हो सकता है। अरे आप गलत बोलते हो, झूठ बोलते हो, झूठ की बुनियाद पर आप राजनीति करते हो। आपकी पार्टी की बुनियाद झूठ पर रखी हुई है। के अलावा आपने उत्तर प्रदेश के यादवों को, और मैं एक बार नहीं 1000 बार बोलूंगा, अपराधी को अपराधी बोलूंगा। अगर 13 मुकदमे खिलाफ ना हो कैसे तो मोदी जी के खिलाफ, तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। अरे मुकदमे तो मुलायम सिंह यादव जी के कोई मुकदमा नहीं है। आप झूठ बोल रहे हो, आप साबित कीजिए, मैं साबित कर दूंगा। इलाहाबाद में, कौशाम्बी में, फिरातू में कितने मुकदमे दर्ज हैं? क्योंकि आपने एक ईमानदार ब्राह्मण को हटाया, इसलिए हटाया कि आपको अपना एक आपराधिक अध्यक्ष बनाना था। तो मैंने किसी शरीफ आदमी के लिए नहीं कहा, मैंने एक आपराधिक व्यक्ति के लिए कह दिया कि मैं आपराधिक व्यक्ति को आपने अध्यक्ष बना दिया, वो आपका मैटर है। आप आपराधिक व्यक्ति को बनाइए, क्रिमिनल को बताइए। हमारे कार्यकाल की बात करते हो, एनसीआरबी की रिपोर्ट। भाई राकेश त्रिपाठी, आप देखिए समाजवादी पार्टी की सहानुभूति लक्ष्मीकांत जी के लिए हो रही है, भाजपा के नेता के लिए बताइए क्या मौसम आ गया है चुनाव का? ये ब्राह्मणों की बात कर रहे हैं, ये ब्राह्मणों की बात कर रहे हैं, ब्राह्मण हितोषी होने की बात कर रहे हैं। एक ब्राह्मण मुख्यमंत्री का नाम नहीं बता पाए हैं। क्योंकि ये ब्राह्मणों को पूरी तरीके से राजनीति में खत्म करना चाहते हैं। ये बीजेपी का पूरा प्लान है। ये कभी भी ब्राह्मण को एक पढ़े लिखे प्रबुद्ध रखो। अभी इन्होंने कहा कि अच्छा सुरेंद्र राजपूत, आपको ऐसा नहीं लग रहा समाजवादी पार्टी के दिल में ब्राह्मणों के लिए इलू इलू होने लगा है? सुरेंद्र राजपूत, देखिए अमिताभ जी, मुझे तो बड़ी आश्चर्यजनक बहस लग रही थी कि आप जैसे मनीषी के होते हुए इस तरीके की बहस हो रही है। पहली चीज तो मैं क्षमा चाह रहा हूं, आज पहली बार आपके स्टूडियो में इस तरीके की बहस हो रही है जहां पे एक दूसरे को अपराधी बताने की होड़ चल रही है। ये अपने आप में आरोप पत्र को कहीं ना कहीं ये सब लोग क्या जज हो गए हैं और क्या अपने आप में जजमेंट पास करने लग गए हैं आपके स्टूडियो में? इसका थोड़ा सा संज्ञान लिया जाना चाहिए। एक बात
दूसरी बात, समाजवादी पार्टी नहीं, इससे बचना चाहिए। ये संयम का निर्वहन होना चाहिए। अगर ऑफ द रिकॉर्ड अशोक वाजपेयी जी से पूछ लें। जी जी जी, बिल्कुल निश्चित तौर पर, मैं तो इसीलिए चुप बैठा हुआ था। दूसरी बात मैं आपसे बताऊं कि समाजवादी पार्टी कितने ब्राह्मणों का सपोर्ट करती है और कितनी ब्राह्मणवादी पार्टी है, ये कहीं ना कहीं एक बार ऑफ द रिकॉर्ड अशोक वाजपेयी जी से पूछ लीजिए। आज की डेट में शर्म आने वाली बात है कि अगर मनोज पांडे को और शिवाकांत ओझा जी को और इस तरीके के लोगों को अगर आप ब्राह्मणों का फेस बनाते हैं अशोक वाजपेयी जी के अगेंस्ट में, इस तरीके से ब्राह्मणों का फेस बनाते हैं माता प्रसाद पांडे जी के अगेंस्ट में, इस तरीके के मनोज पांडे जैसे लोगों का को आप फेस बनाते हैं ब्राह्मणों का, कहीं ना कहीं अशोक वाजपेयी जी और ब्रजभूषण तिवारी और कहीं ना कहीं जनेश्वर मिश्रा जी जैसे लोगों के बीच में, तो सच्चाई यह है कि हमें समाजवादी, परिवारवादी या किसी और वादी उसमें कि धनतंत्र जनतंत्र कौन से भी तंत्रवादी पार्टी से कहीं ना कहीं हमें आपत्ति है। आज की डेट में श्री अमर सिंह जी को बगल में बैठा करके और गायत्री प्रसाद प्रजापति जी को कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा बना करके श्री मुलायम सिंह यादव जी ईमानदारी की परिभाषा बताते हैं और उसके बाद बतवाते हैं कि इतने लोगों को हमने, इतने ब्राह्मणों को मिनिस्टर बनाया है। इन ब्राह्मणों की किस जाति में, किस समाज में और पूरे प्रदेश में, अपने एरिया को छोड़ दीजिए तो किस जगह पे वैल्यू है? आप जरा एक बार, अशोक वाजपेयी जी को तो कम से कम पैन यूपी वैल्यू है। अशोक वाजपेयी जी से पूछिए ना कितना ब्राह्मणों का भला किया। हमसे चीफ मिनिस्टरों का नाम पूछा जा रहा है। जरा समाजवादी पार्टी 1991 में बनी थी 4 अक्टूबर को, आज तक कितने ब्राह्मण अध्यक्ष बनाए इन्होंने? जरा एक बार हमको बता दें, कितने ब्राह्मण चीफ मिनिस्टर पद के दावेदार बताए इन्होंने? एक बार बता दें। ये तो ये जो सबसे बड़ी बातें हैं कि कम से कम दूसरे के ऊपर आरोप लगाने से पहले जवाब दीजिए। ठीक है सुन भाई, जवाब दीजिए। जब से समाजवादी पार्टी बनी आपने एक भी ब्राह्मण अध्यक्ष नहीं बनाया, क्यों? देखिए अमिताभ जी, एक बात मैं साफ कर दूं कि समाजवादी पार्टी कभी जाति और धर्म की राजनीति नहीं करती, कांग्रेस, बसपा और भाजपा की तरह। लेकिन जहां तक सम्मान देने की बात है, अरे अभी आप ब्राह्मणों के लिए इलू इलू कर रहे थे, आप कह रहे हो समाजवादी ये सब नहीं। लेकिन वो 1991 में नहीं बनी, समाजवादी पार्टी 1992 में बनी। अरे 92 में बन गई भाई, उसको राजपूत जी आप क्लैरिकल मिस्टेक्स के को लेकर के जरा जो मूल प्रश्न है उस प्रश्न पर आइए। समाजवादी पार्टी ने आप उस प्रश्न पर आइए, कितने सम्मान देने के लिए चीफ मिनिस्टर पद के दावेदार बनाए, कितने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राकेश त्रिपाठी जी, सुरेंद्र राजपूत जी, अरे उपाध्यक्ष रोक रहा हूं, आपका समय का अभाव मेरे पास है, चर्चा से भटक भी आप लोग रहे हैं। अमिताभ जी भटकाव हो रहा है। संपादकीय टिप्पणी, जातियों पर देश की राजनीति अब टिकती हुई दिखाई दे रही है, खासकर उत्तर प्रदेश की राजनीति। BD गठजोड़ का जो खेल था पहले, अब तो यह गठजोड़ और बढ़ता जा रहा है, BDM का गठजोड़ भी हो रहा है। तो जातियों का समीकरण बैठाया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीतने के लिए। आपकी संपादकीय टिप्पणी का इंतजार दर्शक भी कर रहा है और हम भी। देखिए पंकज, जाति की राजनीति इस देश में हर पार्टी करती है जी। कश्मीर से कन्याकुमारी और असम से गुजरात तक जो पार्टी ये कहती है हम जाति की राजनीति नहीं करते, वो छल करती है, वो छद्म आवरण लेकर चलती है। ये वैसा कड़वा सच है जिसको कोई सार्वजनिक तौर पर स्वीकारता नहीं, लेकिन करते सब वही है। क्या कांग्रेस, क्या भाजपा, क्या सपा, क्या बसपा, क्या तृणमूल, क्या नीतीश जी, क्या लालू जी, कोई पार्टी हो, थोड़ा बहुत इससे बचे तो वामपंथी बचे हैं पश्चिम बंगाल में, जिन्होंने बहुत ज्यादा जाति के नीचे जाके राजनीति को नियंत्रित नहीं किया। अन्यथा उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान ऐसे इलाके हैं हिंदी भाषी भारत तो जहां 100% जाति का खेल। यह अरशद आबिद जी को पता नहीं, इनके यहां तो केवल यादव का मसला नहीं, उसमें घोसी और कमरिया की लड़ाई हुई थी फिरोजाबाद में। मुलायम सिंह जी चुनाव लड़ रहे थे, इनको पता नहीं याद होगा, नहीं याद होगा, अशोक यादव उनके खिलाफ लड़ रहा था बीजेपी से। तो
तो घोसी और कमरिया में डिवाइडेशन हो गया यादवों का, जाति नहीं बाबा। उत्तर प्रदेश में तो गोत्र पर राजनीति होती है। नैनो पार्टिकल्स जिसको बोलते हैं सुरेंद्र भाई, नैनो पार्टिकल्स, सामाजिक ढांचे के नैनो पार्टिकल्स जो हैं, लघु सूक्ष्म कण, गोत्र, खाप, उन पर राजनीति होती है। कौन नकार सकता है कि घोसी और कमरिया का डिवाइडेशन उत्तर प्रदेश में नहीं होता? मुलायम सिंह जी के चुनाव में हुआ, मैं साक्षी हूं, मैं साक्षी हूं। और यह बात क्यों नहीं स्वीकार करते हैं कि आप एक माता प्रसाद को बनाते हो तो उसको उनको पोस्टर बना के घुमाते हो? आप जनेश्वर जी को पोस्टर बना के घुमाते रहे, आप ब्रजभूषण तिवारी जी को पोस्टर बना के घुमाते रहे। ये तो अब दो लोग तो रहे नहीं, जनेश्वर जी, ब्रजभूषण जी। ये बात भाजपा वाले क्यों नहीं स्वीकार करते कि वाजपेयी जी उत्तर प्रदेश जाते थे तो लिखा जाता था पंडित अटल बिहारी वाजपेयी। आप पंडित शब्द को भुनाना चाहते थे। पंडित कलराज मिश्रा, पंडित महेश शर्मा, शीला दीक्षित, उमाशंकर दीक्षित, उन्नाव में उनका गांव उगू, गोपीनाथ दीक्षित, ये जन्म पत्री क्यों बताई जाती है? कौन नहीं बता रहा? है बहुजन समाज पार्टी ठीक बात कही थी। अभी कौन, राकेश जी कह रहे थे या शायद सुरेंद्र भाई कह रहे थे कि एको अहम द्वितीयो नास्ति। हाँ, राकेश कह रहे थे, ठीक बात है। उनके हृदय में भी ब्राह्मणों के प्रति एक ऐसा भाव जागा है कि समझ ही नहीं आ रहा है कि बेकरारी क्यों है। मेरे ख्याल से ब्राह्मण नेता भी नहीं समझ पा रहे होंगे कि इतनी हम पर कृपा क्यों। जहाज दे दिए, बोले घूमो जहाज लेके, जगह जगह जाओ, रैली करो। ये क्या है? लेकिन हां, एक बात जरूर है जो शायद सुरेंद्र राजपूत जी ने कही थी, जिन जातियों का राजनीतिक तौर पर ज्यादा दुरुपयोग हुआ उन जातियों का भला नहीं हुआ। दलित आज भी दरिद्र है, आज भी बुरी स्थिति में है। मुसलमानों का बड़ा शोषण हुआ राजनीति में। सेक्टर कमेटी की रिपोर्ट उठा के देख लीजिए, हिंदुस्तान का और उत्तर प्रदेश का मुसलमान कहां खड़ा है, जबकि उत्तर प्रदेश में मुसलमान के नाम पर सियासत करने को इतना वक्त बीत गया। अरशद आबिद की पार्टी भी तो झंडा लेके चलती है। क्या हुआ? मुसलमान सरसब्ज हो गए? नहीं, जातियों का सिर्फ राजनीतिक दोहन हुआ है, उनका भला नहीं हुआ जी। जातियों को यह समझना चाहिए कि राजनीतिक दल चुनाव के समय अगर उनके प्रति अतिशय मोहब्बत दिखा रहे हैं, अतिशय प्रेम दिखा रहे हैं, इलू इलू गा रहे हैं, तो उनसे सतर्क रहिए। नागरिक बनकर वोट करिए, जातीय समूह बनकर वोट मत करिए। उससे आपका नुकसान होगा, प्रदेश का नुकसान होगा, देश का नुकसान होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश त्रिपाठी जी आपका, सुरेंद्र राजपूत जी आपका, अरशद आबिद साहब आपका भी, अमिताभ सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में भाग लेने के लिए और तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो जातीय समीकरण साधने की हर कोई कोशिश कर रहा है। 14% जो ब्राह्मण वोट है वो किंग मेकर बनता है, ये कई बार साबित भी हुआ है। इस बार भी ब्राह्मण को साधने की कोशिश हर कोई कर रहा है। प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।